राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब इसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है विमान स्थान, 7वां अध्याय। क्या नाम है इसका? व्याधित रूपीयम विज्ञानम। अर्थात अब इसके बाद व्याधित रूपीयम नामक विज्ञान की बात की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय में बताया है कि पहले के अध्याय में रोग भेद बताकर चिकित्सा के उपयुक्त रोगी का भेद बताने वाले के लिए प्रसंगवश कृमियों को बताने के लिए व्याधिक रूपीय अध्याय प्रारंभ किया गया। गुरु तथा लघु व्याधित पुरुष। यह द्वय पुरुषम व्याधितो भवता गुरु व्याधित और लघु व्याधित। अर्थात एक ही ऐसे के रोग से ग्रस्त दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे जो होते हैं जो बहुत बड़ी व्याधि से युक्त सत्व बल शरीर के ठीक रहने से छोटे रोग से ग्रस्त प्रतीत होते, दूसरे छोटे रोग से ग्रस्त होते तथा सत्व बल शरीर के हीन बल तथा बहुत बड़ी व्याधि से युक्त प्रतीत होते हैं। इन दोनों प्रकार के रोगियों के लिए अल्पज्ञ केवल नेत्र के रूप मात्र देखकर रोग निश्चित करते समय छोटे से बड़े रोगों को धोखा खा सकते हैं। संपूर्ण रूप से जानने योग्य विषय कौन सा होता है कि गुरु व्याधि से युक्त रोगी को अपने ज्ञान के आधार पर छोटे व्याधि युक्त हैं ऐसा निश्चय कर लेते हैं। तब रोगी के अल्प दोष समझकर संशोधन अर्थात वमन विरेचन के मृदु संशोधन देते हैं और फिर उसके दोषों को अत्यधिक रूप से कुपित कर देते हैं। जब हल्के रोग से युक्त रोगी को गुरु व्याधि से युक्त निश्चित करता है तब उसके अधिक दोष से युक्त समझकर संशोधन के समय तीक्ष्ण संशोधन देकर दोषों का अधिक मात्रा में निकालकर रोगी के शरीर में क्षीण कर देते हैं। इस प्रकार रोग ज्ञान के किसी एक अंश में पूर्ण ज्ञान हो जाता है ऐसा मानने वाला वैद्य अपने कार्यों में धोखा खा जाता है। अर्थात रोग निश्चय और चिकित्सा करने में संदेह युक्त ही रहता है। विमर्श है कि निदान पूर्व रूप उपशय एवं संप्राप्ति इन पांचों के समुदाय से या आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान इन तीनों के से रोगों का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है मूर्ख और विद्वान वैद्य में अंतर। तो अल्पज्ञ वैद्य में सत्व अर्थात मन एवं बल शरीर की मित्रता से व्याधि के रूपों को देखकर रोग के बलाबल में धोखा खा जाता है। वे अल्पज्ञ ज्ञान से मोहित होकर रोगियों के नाश के लिए या बहुत बड़ी कष्ट क्या योग से चिकित्सा अर्थात औषध करता है। बुद्धिमान वैद्य परीक्षा करने योग्य सभी भावों के लिए सभी तरह से परीक्षा करके औषध के प्रयोग से कभी धोखा नहीं खाता। ठीक है। 20 प्रकार के क्रमी प्रकरण। इसमें क्रमी प्रकरण बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है। और इसमें एक भल्लातक तेल बनाने की विधि बताई गई है, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है? 20 प्रकार के क्रमी रोग। इस प्रकार व्याधि के पुरुष में व्याधि रूप की संख्या अर्थात एक गुरु व्याधित, दूसरी लघु व्याधित। यह संख्या व्याधित रूप में कारण परिणाम से शक्यासित उत्पन्न हुए विपरीत ज्ञान में अपवाद सहित कारण और दोष रहित उचित रूप से ज्ञान के कारण को सुनने कर उसके बाद अग्निवेश ने भगवान आत्रेय के चरणों का स्पर्श कर पुरुष में होने वाले सभी प्रकार के कृमियों का निदान बताया, स्थान बताया, लक्षण बताया, वर्ण बताया, नाम, प्रभाव और चिकित्सा की विशेषता को पूछा। इस गद्य में पुरुष में होने वाले कृमियों का ही वर्णन किया जाता है। इस तात्पर्य यह स्पष्ट किया जाता है कि इससे अलग भी कृमि होता है जिनका वर्णन आगे किया जाता है। सहज और वैकारिक पुरुष। अस्थिता, इसमें श्लोक दे रखा है तो वो देखो। अस्थिता प्रवचो भगवान आत्रेय इह खलिमनेश विशंति विद्युता कृमिया पूर्वमदिष्टम नाना विधेम पर्वत सहजेन या ते पुनः प्रकृति विभ्याने नश्च चतुर्विधम भवंती तद्यता पुरुषाश्लेषम छोड़तज मलज। अर्थात अग्निवेश ने भगवान आत्रेय से कहा कि हे अग्निवेश, सहज कृमियों को छोड़कर अनेक प्रकार के विभागों में 20 प्रकार के कृमियों का वर्णन सूत्र स्थान में अष्टोत्तरीय पुरुष में किया गया है। वे कृमि कारणों के अनुसार विभक्तों को 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पुरुष हो जाती है, श्लेष्मज हो जाती है, शोणित हो जाती है और मलज हो जाती है। अब यहाँ पहले बताई गई है ब्रह और अभ्यंतर कृमि। ठीक है। उसके बाद रक्त, श्लेष्मज, पुरुषज कृमि। ठीक है। तो तत्र मलो बाहरश अंतर्बहश अर्थात मलज कृमि जो होती है, अगर मलज कृमि पूछी जाएगी तो 2 तरीके की होती है। कौन सी होती है? बाहरज और अभ्यंतर, यानी कि बाहर जो होती है और अंदर जो होती है। तत्र बाहर जानात मल जानम संशेत तेषाम समुत्थानम मृजावर्जनम स्थानम केश शव श्रमथोपलक्ष्मवासी संस्थानम अणवस्ती कृत्यो बहुतत् वर्ण कृष्ण शुक्लश्च नामानि
युक्ता पिंडिका प्रभावा कंडुजनन कोटपिंडिका अभिनिवृत्ते च चिकित्सकतम तु खल्वे अपकर्षणम मलोपघात मलकारणम च भवान उपसेवते। अर्थात ग्राह और अभ्यातर कृमि भेद से मल दो प्रकार के होते हैं। उनमें बाहर मल में उत्पन्न होने वाले कृमियों को मलज कृमि कहते हैं और शुद्ध न होने अर्थात मृजावर्जन अर्थात शुद्धता से ना रहना इन कृमियों की उत्पत्ति का कारण होता है। ठीक है, मतलब कि साफ सफाई ना रखना इनका कारण अर्थात निदान होता है। इसमें श्रमथु लोम पक्ष्म गंदे कपड़े इन कृमियों के स्थान है। आकृति अणु अर्थात अणु का मतलब बहुत छोटी, तिल के आकार की, बहुत खुजली करने वाली, कोट चकता पिंडिका उत्पन्न करती है। तो कंडू जनन कोट पिंडिका निवर्तनम चा इनकी चिकित्सा खींचकर निकालकर मरोनाश करने से मल उत्पादक भावों का सेवन किया ना करें। मतलब क्या होता है, इनको खींच के अपकर्षण चिकित्सा होती है, वो अभी आगे बताई जाएगी कि अपकर्षण चिकित्सा क्या होती है। उसके बाद है रक्तज कृमि के निदान। तो रक्तज कृमि के निदान है। रक्तज कृमियों का भी समुत्थान कुष्ठ के समान होता है। इनका स्थान रक्तज धमनियां है। आकार सूक्ष्म गोल पैर रहित। रक्तज कृमियों को अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मानते हैं वह लोग ताम्र की तरह रक्त होता है। केशाद लोमदूप सौरस औदुंबर और जांतु मात्र होता है। प्रभाव क्या होता है, केश श्रवतु नख मल और पलक लोम और पलक के बालों में गिरना है। जब ये कृमि व्रण में अपना स्थान बनाती हैं तो रोमहर्ष खुजली सुई चुभने सी पीड़ा कर रेंगने का अनुभव होता है। जब ये कृमि अधिक रूप से बढ़ जाती है तो त्वचा सिरा स्नायु मांस और तरुणावस्थियों को खा जाती हैं। इन कृमियों में की चिकित्सा भी कोष्ठ रूप में की जाती है। उसे आगे कुष्ठ चिकित्सा प्रकरण में कहेंगे। श्लेष्मज क्या होती है, कफज कृमि दूध गुड़ तिल मछली अनुपमास मिष्टा परमात अर्थात खीर परे का तेल और अजीर्ण भोजन पुतिल है जो सड़कर गीला हो गया हो, संकीर्ण जिसमें कूड़ा करकट मल आदि गिरने लगा हो, विरुद्ध और साथ में भोजन करने से जो उत्पन्न हो गया उनका स्थान आमाशय है। ये बढ़कर आमाशय से ऊपर या नीचे से ऊपर या और नीचे दोनों भागों में चलती हैं। इनकी आकृति वर्ण और भेद से कोई श्वेत प्रथु वृघन के आकार के, कुछ कृमि गोल और चौड़े गंडू केचुए के समान सफ़ेद तथा ताम्रवर्ण के रक्त होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, लंबे डोरे की तरह सफ़ेद होते हैं। इन तीनों प्रकार के कफज कृमियों के नाम अंतरात उदराद हृदय चर चुरु दर्भपुष्प सौंदित और महागुद है। प्रभाव क्या है, जी मिचलाना, मुख से जल का निकलना, अरुचि उत्पन्न होना, अपच ज्वर मूर्छा जरम्बाई छींक का आना, अनाह अंगों में जकड़ता वमन कृष्टता और कठोरता से शरीर का हीन हो जाना। नेक्स्ट है पुरुषज कृमि। पुरुषज कृमि के निदान होते हैं। इनका निदान कफज कृमियों के समान ही होता है। स्थान इनका पक्वाशय होता है। अधिक बढ़े हुए अधोभाग में चलते हैं। जिस समय जिस पुरुष के शरीर में यह कृमि उत्पन्न हो जाते हैं उस समय उसके उद्गार और श्वास मल की गंध आने लगती है। इनका आकार और वर्ण भेद, कुछ कृमि सूक्ष्म गोलकार सफ़ेद उणाचल संगाश होता है और कुछ कृमि मोटे गोलाकार काले नीले हरे और पीले रंग के होते हैं। इनके नाम ककेरुक मकेरुक लोहिक शकलुक और ससुराद है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा पुरुषज कृमि के भेद, इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर पेपर में आया है कि पुरुषज कृमि के भेद बता। तो क्या है, ककेरुक है, मकेरुक है, लेलहा है, शूलक है, सौराद है। ठीक है, इनका प्रभाव क्या होता है, मल का पतला होना होता है, शरीर में कृष्णता होना होता है, कठोरता और रोमांच उत्पन्न होना होता है। ये कृमि सुई चुभने किसी पीड़ा और खुजली उत्पन्न करते हैं, गुदा के मुख में स्थित होते हैं। जब इनमें हर्ष उत्पन्न होता है तो क्या करते हैं, तब ये बार बार गुदा से बाहर निकलते हैं। इस प्रकार ये कफज और पुरुषज कृमियों के निदान आदि का विशेष वर्णन है। ठीक है, अपकर्षण संक्षेप में कृमियों की चिकित्सा। तो कृमियों की चिकित्सा अपकर्षण द्वारा करनी चाहिए, अर्थात ये निकालने का उपाय है। अपकर्षण तत्र अपकर्षणम हस्ते नाभि गृहा विमर्श उपकरणम बता अपन्य अमुपकरणे वा स्थानम अतानाम तु कृमिणाम भेषजापकर्षणम नियात तच्च चतुर्वद तद्यता शिरो विरेचन वमन विरेचन स्थापन च इत्युप उपकर्षण विधि।
यंत्रों से सुसज्जित वैद्य यंत्रों से या यंत्र से रहित होते वैद्य साथ ही उनमें खींचकर अपकर्षण करे अर्थात निकाले। अपने स्थान आमाशय में स्थित कृमियों को निकालने के लिए औषध प्रयोग द्वारा विधिपूर्वक अपकर्षण किया जाता है। यह भेषज प्रयोग का अपकर्षण है। 4 प्रकार का होता है: शिरोविरेचन, वमन विरेचन और अस्थापन। ये कृमियों का अपकर्षण है। प्रकृति विघात। अब अगर प्रकृति विज्ञात या यहाँ पे पूछा जाए तो आप क्या करोगे? यहाँ बताया गया प्रकृति विघात का तात्पर्य है कि समान गुण वाले समान गुणों से अधिक साम्य रखने वाले द्रव्यों ही कृमि उत्पन्न करेंगे, क्योंकि कृमि अपने अपने समान प्रकृति वाले द्रव्यों को प्रभावित करते हैं, अर्थात उनकी प्रकृति के विपरीत द्रव्यों का प्रयोग कृमि के स्वभाव के विपरीत होने पर उनका नाश कर देता है। जैसा कि बताया गया क्या इन कृमियों की प्रकृति का विघात कटु, तिक्त, कषाय, क्षार और उष्ण द्रव्यों के प्रयोग से होता है, और उन द्रव्य जो कफ के पुरुष गुणों से विपरीत होते हैं उनके सेवन से कृमियों का प्रकृति विघात होता है। ये प्रकृति विघात है। निदान परिवर्जन की मैं बात करूँ तो प्रकृति विघात के बाद निदान में कहे गए भावों का सेवन किया जाता है। कहे जाने पर निदान परिवर्जन में बताया गया है उसका त्याग और निदान समान गुण वाले अन्य द्रव्यों का भी किया जाता है। ये लक्षण द्वारा संक्षेप में चिकित्सा बताई जाती है, उसके फिर विस्तार में आगे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया? अपकर्षण करने की विधि का विस्तृत वर्णन। ये जो है पूछा जाता है, याद रखना इसे। ये 5 नंबर 10 नंबर में पूछा जाता है। अपकर्षण विधि का विस्तार। जिन पुरुषों के कोष में कृमि उत्पन्न हो गई हो ऐसे रोगियों को सर्वप्रथम 6 से 7 दिन तक स्नेहन और स्वेदन कराने के बाद आगे आने वाले दूसरे दिन संशोधन पिलाना चाहिए। पहले हमने क्या करा? वमन विरेचन, फिर हमने संशोधन पिला दिया। यह निश्चित करने वैद्य कृमि को उपघाड़ने की दृष्टि से या यदि वे अपने कोष्ठ को छोड़कर या बढ़कर अन्य स्थानों में चले गए हैं तो अपने स्थानों में आ जावें। इसलिए सुबह और शाम दूध दही वे अपने कोष्ठ को छोड़कर या बढ़कर अन्य स्थानों में चले गए हों तो अपने स्थानों में आ जावें। इसलिए सुबह और शाम दूध दही, गुड़, तिल, मछली, अनुमास, पीठी, परमात्र, बरे का तेल आदि के युक्त भोजन का या भोजन में इनकी ही प्रधानता रख के भोजन करवाएं। अब रात्रि बीत जाए तब रोगी रात्रि में सुपूर्वन शयन कर चुका हो, रात में खाया हुआ भोजन उत्तम रीति से पच गया हो, यह जानकर रोगी को शारीरिक और मानसिक स्थिति आदि परीक्षक विधि में भली भांति परीक्षा करने के बाद जब वह संशोधन योग्य प्रतीत हो तो उसका एक ही दिन में आस्थापन, वमन विरेचन अर्थात उभय संशोधन द्वारा संशोधन करना चाहिए। जब यह समझ लें कि एक ही दिन में आस्थापन वमन विरेचन क्रिया को रोगी सहन करने में समर्थ हो तब उसके किसी निजी व्यक्ति से या उसी के सामान लाने को कहें। सामान मूली, सरसों, लहसुन, सहीजन का बीज, मिठेवन, सहीवन का बीज, अजमोदा, सुगंध, तृण, सुमुख, सुरस, कुठेरुक, गंडेरुक, कामालक, पाणास, छवक, इन सभी द्रव्यों को मंगवावे या जो मिल सके उनको मंगाकर देखकर ठीक उचित रूप से वही द्रव्य या बिना पहचानित दूसरे द्रव्य भी आ गया हो इस प्रकार दूसरे खंड खंड टुकड़े करके जल में अच्छी प्रकार धो ले। फिर अच्छी प्रकार जल से धुली हुई हांडी में उन टुकड़ों को रखकर सम मात्रा में गौमूत्र और जल उसी हांडी में डालकर अब आग पर रखकर क्वाथ की तरह करछली से चलाते रहे और अच्छी प्रकार से छान लें और चलाते हुए पकावे। जब जल का बहुत भाग जल जाने पर और औषधियों का रस उस जल में आ जाने पर हांडी को नीचे उतार लें और वस्त्र में अच्छी प्रकार से छान लें और उस क्वाथ में मैनफल, पीपल, वायविंग का कल्प, तिल का तेल, सज्जी, छार, सेंधा नमक मिलाकर बस्ती में रखकर रोगी को विधि पूर्वक स्थापन दे। रक्त मदार, श्वेत मदार, कुरैया, अरहर, कूट और मीठ नीम के क्वाथ से अथवा इसी प्रकार सहीजन, पीलू, धनिया, कटुकी, सरसों के क्वाथ से अथवा आंवला, अदरक, दारू, हरिद्रा, नीम के क्वाथ से जिसमें मदन फल का क्वाथ डाला हो 3 दिन तक 7 दिन तक तथा स्थापन बस्ती का प्रयोग करें। अंतिम बस्ती में गुदा से बाहर निकल जाने पर रोगी का आश्वासन देकर उसी दिन ऊर्ध्व अध भागों से दोषों को निकालने वाला संशोधन युक्ति पूर्वक पिलावे। उसी विधि कही गई मैनफल की पीपली का क्वाथ आधी अंजलि लेकर उसमें सफ़ेद निशोध का 1 रुपया भर कल्क मिलाकर पीने के लिए दें। यह क्वाथ उस रोगी के शरीर में अच्छी प्रकार मुख से वमन और गुदा से मलों को निकालता है। इसी प्रकार कल्प स्थान में बताए हुए अलग अलग वमन एवं विरेचन कारक औषधियों को एक में मिलाकर अच्छी बुद्धि से सभी विशेष बातों को विचार कर वैद्य उस रोगी को पिलाए।
शिरोविरेचन, जब ये समझ ले कि रोगी के उचित रूप से वमन और विरेचन द्वारा दोष निकल गए हैं, तब सायंकाल अपमार्ग अर्थात चिचिरी के उष्ण क्वाथ से स्नान करावें और उसी के क्वाथ से बाहरी और भीतरी जलीय कार्यों से निरंतर कराएं। यदि अपमार्ग न मिल सके तो कटु, तिक्त, कषाय रस वाले औषध द्रव्यों के क्वाथ से या गौमूत्र या क्षारीय द्रव्यों को घोलकर स्नान कराएं। स्नान कर लेने के बाद जिस घर में अधिक हवा का प्रवेश न हो उसे जाकर पीपली, पिपरी मूल, चब्बे, चित्रक और अदरक के क्वाथ से बनी हुई अवागु आदि के क्रम से उपचार करें। खिलाते हुए विलय क्रम तथा पहुँचे हुए उसके विडंग तेल में एक एक दिन के अंतर से 2-2 अथवा 3 बार अनुवासन बस्ती दे। यदि फिर भी शीर्षात क्रमी अत्यंत बढ़कर कभी शिर में चलते हुए ज्ञान पड़े तो सिर पर स्नेहन स्वेदन करने के साथ सूत्र स्थान में तृतीय अध्याय में कथित अपमार्ग, तंडलीय आदि शिरोविरेचन औषधियों से सिर का विरेचन कराए। ठीक है। प्रकृति विघात का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है कि कृमियों के प्रकृति नाश के लिए जो भोजन की विधि बताई गई है उसकी व्याख्या की गई है। मूषक पन्नी के मूल अग्र प्रतान अर्थात पाचन को लेकर छोटे छोटे टुकड़े पर ओखले में कूटकर हाथ से मसले रस निकाले। उसी रस में लाल धान के चावल को पीसकर बताए हुए आटा को मिलाकर रोटी बना धूम रहित अग्नि पर पकाएं और विडंग तेल नमक के साथ उस रोटी को कृमि कोट पुरुष को खाने के लिए दे। उसके बाद खट्टी कांजी या मट्ठे को पीपर मूल, चबे, चित्रक, सोट तथा और नमक पिलाकर पिलाएं। अब आगे भी है। इसकी विधि से भृंगराज, मदार, कटसैया, कटम्ब, मेउड़ी अर्थात सिंधुवार, सुमुख, सुरस, कुठेरक, गंडेर, भास, काली तुलसी, पुदीना, नक, चिकनी, दौना, मोलसरिया, कुरैया, गमोया, इनमें से किसी भी एक द्रव्य में स्वरस रोटी बनाएं और अपमार्ग, चिरायता, निषोद, आंवला, हरे और बहेरे के स्वरस में आटा गूंथकर रोटी बनाएं और रोटी को खाने के लिए दे। अथवा इन बताए हुए सभी द्रव्यों को 1-2 या जितना मिल सके उतना स्वरस मधु मिलाकर भोजन के पहले पीने के लिए दे। नेक्स्ट है इसके बाद घोड़े की लीड। मतलब ये तीनों बताए गए हैं। ठीक है। घोड़े की लीड लाकर एक बहुत ही चटाई के ऊपर फैलाकर धूप में सुखाएं। जब पूर्ण रूप से सूख जाए तो ओखल में कूटकर फिर सिल पर पीसकर खूब महीन चूड़ बना लें और उसके बाद पाइविंग के क्वाथ में या त्रिफला के क्वाथ में 8 बार या 10 बार अच्छी प्रकार से भावना देकर सुखा लें। फिर सिल पर पीसकर महीन चूड़ बनाकर नए मिट्टी के पात्र में सुरक्षित रखकर बंद कर दें। और जब आवश्यकता अनुसार औषध खिलाना हो तो उस चूड़ को पाड़ित या मनुष्य के प्रकृति बल या कृमियों की अधिकता देखते हुए जितनी मात्रा में देना उचित समझे मधु को मिलाकर जिस व्यक्ति को कोष्ठ में कृमि हो उसे पीने के लिए दे। 4 आडक पके हुए भल्लातक, ये है भल्लातक के तेल की बनाने की विधि। तो यहाँ 23 पेज नंबर पे दी गई है। 23 श्लोक है, 650 पेज नंबर है। ये 4 आडक पके हुए भलावे को बीज को लेकर कुचला कर एक घड़े में जो स्नेह से भावित हो, मजबूत हो, जिसकी पैदों के में अनेक सूक्ष्म छिद्र हो, जिसके मध्य भाग में मिट्टी का लेप कर सुखाया गया हो, रखकर ढक्कन में उसके मुख को बंद कर गीली मिट्टी से दोनों की संधियों को भली प्रकार बंद कर सकते हैं। दूसरी एक स्नेह भावित घड़े की भूमि के अत्यंत गले तथा गाड़ दें। इस गड़े हुए घड़े के ऊपर उस भिलावे से पूर्ण घड़े को रख दें। ये ध्यान रखें कि जो छिद्र इसमें बनाए गए हैं वह नीचे घड़े के मुख से बाहर ना हो। फिर ऊपर वाले घड़े के चारों तरफ सूखे गोबर के कंडे, ये आपने उसमें पढ़ा होगा भिलावे का तेल, आई थिंक कौन से भिलावे के तेल बनाने के लिए कौन सा पटपाकी यूज़ किया जाता है उसमें है, ये रखकर आग लगा दें। जब देखें कि सारे कंडे जल गए हों तो भिलावे के बीजों को तेल निकालकर नीचे वाले पात्र में गिर गया है, उसके ऊपर घड़े में केवल भिलावे की गुठली रह गई हो तब उसके ऊपर घड़े को हटाकर और नीचे बड़े घड़े को निकालकर उस तेल को निकालकर उसमें तेल से आधा वाइविंग का चूर्ण मिलाकर पूरे दिन धूप में रखकर रोगी के बल के अनुसार पीने के लिए यथायोग्य मात्रा दें। उसमें उत्तम रीति में विरेचन हो जाता है। विरेचन हो जाने के बाद पया, विलेपी, यूष, मांसरस का प्रयोग जिस प्रकार उचित वमन विरेचन होने के विधान बताया गया है उसी के अनुसार करें। इसी प्रकार देवदारू और सराई की लकड़ी से तेल बनाकर पीने के लिए देना चाहिए। इसके बाद शरद ऋतु में उत्पन्न उत्तम गुणों में न्यूनतम तिलों के तेल को लाने को कहें। उसे लेकर साफ कर धोकर शुद्ध करने के बाद, ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
यहाँ पे है अनुवासन बस्ती के समय में इसे अनुवासन बस्ती दें, ठीक है। इससे जो है अनुवासन बस्ती भी दे सकते हैं आप। नेक्स्ट है यहाँ पे बताया गया है कि तिल का तेल, ठीक है। यहाँ पे तिल के तेल का प्रकरण बताया गया है कि देखो पेज नंबर 651 पे दे रखा है। इसके बाद शरद ऋतु में उत्पन्न हुए नूतन तिलों के तेल को लाने को कहें, उसके लाकर साफ करें, धोकर शुद्ध करें, ने के बाद उष्ण वायविंग के क्वाथ में डालकर उतनी देर तक ये दोष ना निकल जाए, दोष रहित देखकर अच्छी प्रकार हाथ से मसलकर भूसी को निकाल दें। फिर धोकर और साफ कर वायविंग के क्वाथ को अच्छी तरीके से 21 बार भावना देकर धूप में सुखाकर ओखले में कूट सिल पर महीन पीसकर टब या नाद में रखकर वायविंग क्वाथ से बार बार सींचते हुए हाथों से मर्दन करें, ठीक है। उसके बाद में मर्दन करते करते जब उसमें तेल निकलने लगे तो उसे हाथों से लेकर स्वच्छ एवं दृढ़ करें में रखकर उस घड़े का मुख बंद कर सावधानी से रखें। इसके बाद तिलवक बनेला कोदो इन दोनों को एक एक पल लाओ, ऐसा रोगी ने कहा मंगवावे। और क्या आ जाने पर इन तिलवक और बनेला कोदो को 2-2 पल वायविंग क्वाथ की सहायता से अच्छी प्रकार से महीन पीस ले। 2 पिंड रखे, तब इसमें अधभाग अर्थात 2-2 तोले काली निशोट और श्वेत मिर्च पीसकर, ये केवल एक रीडिंग पर्पज से सही है पर ये आता नहीं है। इसके बाद इस प्रकार कफज एवं मलद दोनों प्रकार के कृमियों के निदान, स्थान, आकृत, वर्ण, रूप, प्रभाव और चिकित्सा के भेदों को व्याख्या स्वरूप सामान्य रूप से बताई गई है। विशेष रूप से बताए हुए उपयुक्त कृमिघन औषधियों में से कोई भी औषध लेकर अल्प मात्रा में अनुवासन, स्थापन, विरेचन द्वारा पुरीजन कृमियों की चिकित्सा करनी चाहिए और कफज कृमियों में अधिक मात्रा में शिरोविरेचन, वमन, शमन के लिए औषधियाँ करनी चाहिए। इस प्रकार कृमिजन औषधियों की व्याख्या की गई है। निदान परिवर्जन, इन बताई हुई विधियों का सेवन करने वाले अपने अपने रोग हेतुओं का त्याग करने से प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार उद्देश्य के अनुसार कृमिकोट, कफज और पुरुषज वाले पुरुषों की चिकित्सा व्याख्या कर दी गई है, ठीक है। इसमें इतना ही है और कुछ इसमें नहीं है, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया।